जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच सबसे बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। सियासी संकट को लेकर के प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान आया है और प्रताप सिंह खाचरियावास ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में वे काम करते रहेंगे। शाम को 5:30 बजे तक मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 102 विधायकों की बात सोनिया गांधी तक पहुंचाएंगे, यह भी प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उनका यह बड़ा बयान कि अध्यक्ष पद पर अशोक गहलोत का निर्वाचन होगा या नहीं, ये फैसला अशोक गहलोत ही जाने या फिर आला कमान जाने, ये कहा है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। 102 विधायकों की बात आला कमान तक पहुंचाएंगे अशोक गहलोत और दिल्ली जा रहे हैं। ये जानकारी प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से दी गई है। दिल्ली अभी 5:30 बजे दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। ये हमारा एक परिवार है और 102 विधायकों की भावना संगठन को, नेतृत्व को बतानी होगी तो सारी बताएंगे। 102 विधायकों के अभिभावक हैं वो। 102 विधायकों ने उनसे कहा था कि हमारी भावना, हमारा सम्मान, राजस्थान की जनता की आवाज, अभी राजस्थान के विधायकों की आवाज उठाना आपका काम है और वो काम वो करेंगे क्योंकि उन्होंने जबान दी थी राजस्थान के 102 विधायकों को। उनकी सारी बात हमारे केंद्रीय नेतृत्व से वो कहेंगे। नामांकन का जहां तक सवाल है, वो भरेंगे नहीं भरेंगे, ये सब अशोक गहलोत जी को पता है या केंद्रीय नेतृत्व को पता है, ये मेरी जानकारी में नहीं है। मुख्यमंत्री अभी आज कोई रिजाइन नहीं कर रहे हैं, ऐसी रिजाइन की कोई बात हमारी नहीं, मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं कर रहे हैं। तो राजस्थान के सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के भीतर के सियासी संकट को लेकर लगातार चर्चाएं, खबरें लगातार सामने आ रही है। अब प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, आखिर इसके मायने क्या है, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं सहयोगी बाबूलाल धायल का। बाबूलाल लगातार इस तमाम घटनाक्रम को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहा है। बाबूलाल, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान कुछ देर पहले आया, क्या मायने हैं इस बयान के और आज के घटनाक्रम पर किस तरह से आपकी नजर है? जी देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास का जो बयान है बहुत बड़ा बयान है और उन्होंने कहा कि 102 अभिभावक जो विधायक हैं उनके अभिभावक हैं सीएम अशोक गहलोत, और जो विधायकों की राय है यही राय है कि सीएम ही अशोक गहलोत ही सीएम रहे और वही बात जो है वो आलाकमान को जाकर के बताने वाले हैं। यानी कि जो पायलट कैंप है उसको काउंट नहीं किया जा रहा अशोक गहलोत की ओर से, कोई गिनती नहीं हो रही है और जिस तरह की रस्साकस्सी अब तक चल रही थी दोनों गुटों के दरमियान वो थमने वाली नहीं है। यानी कि आज जब सीएम सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो वो यही बताएंगे कि हमारे स्तर पर, हमारे लेवल पर या मेरे जो समर्थित विधायक है कांग्रेस के, उन्होंने कोई गलती नहीं करी। सारा का सारा जो है मिसकम्युनिकेशन की वजह से हुआ। जानकारी जो थी विधायकों को इस रूप में मिलने लगी कि कुछ बड़ा होने वाला है, इस वजह से शांति धारीवाल के घर पर, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं इसलिए उनके घर पर विधायकों का जमावड़ा लगने लग गया। विधायक वहाँ पहुँच गए और जब उन्होंने कहा कि अचानक क्यों बुलाया गया उनको सीएम आज, तो उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, इसलिए विधायकों ने अपनी बात वहाँ पर रखना शुरू कर दिया और आक्रोश पैदा हो गया विधायकों में और स्वतः स्फूर्त उन्होंने अपना गुस्सा प्रकट करने के लिए स्पीकर के निवास का रुख कर लिया। स्पीकर को उन्होंने इस्तीफे सौंप दिए। इसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, ये वो बात कहने वाले राजनीति के जो जानकार होते हैं वो सब समझते हैं कि आखिर किसके इशारे पे तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि बहुत ही वफादार रहे हैं पार्टी के आला कमान के, आज तक की जो उनकी हिस्ट्री है वो बहुत ही निष्ठावान सिपाही की रही है पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर, तो सोनिया गांधी से उनके रिश्ते बहुत ही बेहतर रहे, बहुत मधुर रिश्ते रहे। जो खटास आई है, जो संदेह पैदा हो गया इन रिश्तों में पिछले 3-4 दिन के घटनाक्रम में, शायद उसको वो पाटने की कोशिश करेंगे क्योंकि पार्टी का आला कमान अशोक गहलोत को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बहुत ही तजुर्बे वाले नेता हैं और उनका जो अनुभव है पार्टी उसका इस्तेमाल करना चाहती है, इसलिए उनका नाम आगे बढ़ाया गया था राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए। और खबर यही है कि अगले 1 घंटे में अशोक गहलोत सीएमआर से रवाना होंगे और फिर दिल्ली जाएंगे। जाने से पहले उन्होंने अपने जो तमाम सहयोगी हैं मंत्रिमंडल में जिनको नोटिस तक दिए गए उनसे उन्होंने बात करी है कि किस तरह से सोनिया गांधी को अपनी बात कहनी है, तो पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं और पूरी मंत्रणा, पूरे मशवरे के साथ जा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं कही जाए जिससे
जो खाई पैदा हुई है दिल्ली और जयपुर के बीच में, उसमें और ज़्यादा दरारें आए, और जो दरारें आ गई हैं उनको भरने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और भरोसा यही है अशोक गहलोत को कि वही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से वो बाहर हो चुके हैं, अब उनकी ना तो कोई तमन्ना हो, ना ही पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अब इस बारे में प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाबूलाल आज आगे बढ़ गई है। पहले जैसा कि आप जो जिक्र कर रहे हैं, ये कहा कि अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरेंगे या नहीं भरेंगे, चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये तो या तो सिर्फ आलाकमान जानता है या सिर्फ अशोक गहलोत जानते हैं। तो बाकी क्या सिर्फ चर्चाएं, कयास है? अब सिर्फ चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं में संभावनाएं बहुत कम रह गई, क्योंकि बात बहुत आगे तक चली गई है और पार्टी के आलाकमान को ये कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर हो रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई डर ज़रूर होगा कि अशोक गहलोत को रबड़ स्टैंप पार्टी के आलाकमान नहीं रहेंगे। क्योंकि जिस तरह का एपिसोड राजस्थान में हुआ है उससे एक संदेश तो चला गया है कि अशोक गहलोत को हल्के में नहीं लिया जा सकता, वो अपनी बात मनवा लेंगे। और जिस तरह से एक यस मैन की भूमिका होती है, क्योंकि गांधी परिवार को ऐसा आदमी चाहिए जो उनके इशारे पर काम करे और फिर उनके कहे मुताबिक पूरे देश में पार्टी को मजबूत करने का ताना बाना बुने। क्योंकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी की हालत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है, कुछ राज्यों तक वो सिमट करके रह गई है, पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा निराशा है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस बीच में राजस्थान में जिस तरह का सियासी संकट पैदा हुआ, उसके बाद में अब पार्टी का आला कमान जो है सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जिसकी दिलचस्पी अब नहीं है, वो मुख्यमंत्री ही रहना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अशोक गहलोत के पास में नंबर है, बहुमत है उनके पास में। सचिन पायलट ने कोशिश की, थोड़ा बहुत कामयाबी उन्हें मिलती हुई दिखी, लेकिन वो उसमें फेल हो गए। अशोक गहलोत के रणनीतिक चातुर्य के आगे विधायकों का जो बहुमत है उसकी उन्होंने उनको ताकत दी। और आज भले ही वो जाएंगे लेकिन उनका मनोबल कम नहीं होगा। और बाबूलाल, लोकतंत्र में वही बड़ा लोग है जिसके पास बहुमत है, जिसके पास ज्यादा असर है, जिसके पास ज्यादा लोग हैं, वही एक बड़ा नेता। और अशोक गहलोत इस पर उभर करके सामने आए, ये कहना गलत नहीं होगा। लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूं कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह है कि दिल्ली जाने के समय में लगातार बदलाव होता हुआ नजर आया। जी देखिए, तैयारी के साथ अशोक गहलोत जाना चाहते हैं कि अगर कोई भी बात सोनिया गांधी उनसे पूछेगी तो उनके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। और ये जवाब उनके पास हमेशा होता है क्योंकि वो पूरी तैयारी रखते हैं, न केवल अपनी कैबिनेट के साथियों की बल्कि जो अपोजिशन जो उनकी पार्टी में उनके विरोधी हैं उनकी भी वो पूरी खबर रखते हैं। उनका जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसी की वजह से उन्होंने पिछली बार अपनी सरकार को बचाया। और आप देखिएगा कि पिछले 2 साल में यानी कि 2020 में जो बगावत हुई थी उसके बाद में पायलट कैंप के तमाम लोगों को उन्होंने एक्सपोज करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जहाँ जहाँ भी वो पब्लिक रैलीज में गए तो उन्होंने एक ही बात कही कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि यहाँ का जो विधायक है उसने मुझे साथ दिया और जब मेरी सरकार गिर रही थी तो इन लोगों की वजह से मेरी सरकार बची। तो वो बताते रहे कि सचिन पायलट पार्टी के प्रति वफादार नहीं है, निष्ठावान नहीं है, जबकि मैं सच्चा गांधीवादी हूँ। तो वो पार्टी आलाकमान के प्रति निष्ठा रख रहे थे। लेकिन 2020 में पायलट ने बगावत की थी तो 2022 में स्थिति बिल्कुल उलट गई और यहाँ पर गहलोत कैंप के जो विधायक है वो आलाकमान के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन आलाकमान को फिलहाल समझाने की स्थिति में भी अशोक गहलोत आ गए, क्योंकि जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दी है। और इसकी जो आवाज़ है, इसकी जो गूंज है वो दूर तक गई कि आखिर अशोक गहलोत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतने बड़ी घटना के बाद भी उनको अभयदान दिया गया है और वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, भले ही चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ना बने या चुनाव ना लड़े। लेकिन बाबूलाल, इसके क्या मायने हैं कि इस रिपोर्ट के बाद जो नोटिस जारी किए गए, अशोक गहलोत गुट के जो मुख्यमंत्री के खास सिपह सालार माने जाते हैं, 3 नाम जिसमें शांति धारीवाल, महेश जोशी और खुद धर्मेंद्र राठौर आरटीडीसी के चेयरमैन, इनको नोटिस जारी किए गए हैं। तो चलिए, हो सकता है बाबूलाल से संपर्क टूट गया है। और फ्रेम आप देख पा रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की तस्वीरें हैं। लगातार सियासी चर्चाएं हैं और जो जयपुर है वो लगातार चर्चाओं के साथ साथ कई सियासी कयासों को भी इस वक्त जन्म दे रहा है। गुलाबी नगरी से कई सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये तमाम सवाल। और अब जब मुख्यमंत्री कुछ ही देर बाद में दिल्ली के लिए जयपुर से उड़ान भरने वाले हैं और सचिन पायलट पहले से दिल्ली में मौजूद हैं, तो आज मुख्यमंत्री का दिल्ली का दौरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है
कि आखिरकार इस दौरे में क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, क्या आज का घटनाक्रम रहने वाला है। क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात सीधे आला कमान से आज ही होगी या फिर अभी उनको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, कल हो सकती है। इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के हम लगातार बने हुए न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार आपको पल पल की अपडेट पहुंचाता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के शुरुआत से लेकर के अब तक सबसे पहले जो बड़ी खबरें वो हमने रिलीज की हैं आप तक पहुंचाई है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आखिरकार जो रिपोर्ट दाखिल की गई ऑब्जर्वर्स की तरफ से उसमें 3 नाम कौन से हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि आखिर आगे की कार्रवाई क्या हो सकती है। ये तमाम चीजें न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले सबसे तेज आप तक पहुंचाई और इस वक्त ये बड़ी खबर यही है कि सीएम अशोक गहलोत कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और मुख्यमंत्री आज शाम को दिल्ली में रहेंगे। दिल्ली में सीएम की मुलाकात किन किन नेताओं से होती है, क्या आगे का घटनाक्रम रहता है, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आला कमान तक अपनी बात सुचारू तरीके से पहुंचा पाएंगे, संतुष्ट कर पाएंगे। इस तमाम सवालों को लेकर के लगातार कई तरह के कयास हैं। राजधानी जयपुर से लगा करके देश की राजधानी दिल्ली तक यही चर्चाएं हैं। पूरे देश में इस वक्त तमाम खबरों के बीच में राजस्थान के घटनाक्रम पर नजर सबकी है। आखिरकार क्या मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत आगे का कार्यकाल अब पूरा करेंगे, क्या परिवर्तन होगा, ये सबसे अहम जानकारी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा दें। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वो खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में दिग्विजय सिंह अब आगे आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कल अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। केरल से आज अचानक दिल्ली दिग्विजय सिंह जाएंगे और दिग्विजय आज शाम को दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रवि सिसोदिया फोन लाइन पर है। रवि, क्या अपडेट है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के, और ये सामने आ रहा है कि दिग्विजय सिंह का नाम अब प्रमुखता से सामने है। रवि, बिल्कुल, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जो कि भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में केरल के दौरे पर हैं और वहां से आज देर रात वो दिल्ली आ सकते हैं और परसों नामांकन कर सकते हैं। कल चूंकि 29 तारीख है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है मधुसूदन मिस्त्री वो दिल्ली में नहीं रहेंगे, निजी कारणों से बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में कल कोई भी नामांकन नहीं होगा। हालांकि अभी तक 24 तारीख से लेकर आज 28 तारीख हो गया, अभी तक किसी ने भी नामांकन नहीं किया है और अब ऐसी उम्मीद जताई जाए कि 30 तारीख को ही नामांकन किया जाएगा। शशि थरूर ने अपने तरफ से मंशा जाहिर की थी और उनके तरफ से उनके नुमाइंदे ने फॉर्म भी लिया, तो ये माना जा रहा है कि शशि थरूर एक नामांकन करेंगे और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी आ रही है कि करीब 2 से 3 उम्मीदवार हो सकते हैं इस वक्त कांग्रेस के चुनाव के लिए। जहां तक दिग्विजय सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह की तरफ से हालांकि इस पर स्पष्ट कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो परमिशन लेंगे पहले कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी से। अगर वहां से परमिशन होती है तो उसके बाद ही नामांकन दाखिल किया जाएगा। जी, लेकिन इसके मायने क्या हैं? सीधे तौर पर क्या मान लिया जाए कि अशोक गहलोत नामांकन नहीं करेंगे, दिग्विजय सिंह ही आगे जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरे के अध्यक्ष के तौर पर सामने आएंगे? देखिए, कांग्रेस सदस्य की तरफ से भी साफ किया गया था, जब उनसे कुछ लीडर्स से मुलाकात की थी तो उस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा था कि कांग्रेस किसी को अपना ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं बनाएगी, कोई ऑफिशियल चेहरा नहीं होगा और वो चाहते हैं कि सब फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो फेयर इलेक्शन की बात हो रही है उस इलेक्शन में कहा जा रहा है कि जो चुनाव है, चुनाव में कोई भी उम्मीदवार हो सकता है, किसी को कांग्रेस के ऑफिशियल उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 2 से 3 दिनों में शशि थरूर केरल के दौरे पर, केरल में जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पर उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की थी। तो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो चुनाव होंगे वो डेलीगेट्स अपनी मर्जी पे अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वोट डालेंगे और किसी को ऑफिशियल कैंडिडेट या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसके बारे में कहा जाए कि गांधी परिवार की पसंद है। लेकिन जहां तक अशोक गहलोत का सवाल है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अशोक गहलोत का नाम अभी रेस में है और उनको रूल आउट नहीं किया जा रहा है। अभी चूंकि आज ही दिग्विजय सिंह की तरफ से या यूं कहे कि सूत्र दिग्विजय सिंह दिल्ली आ रहे हैं और उसके बाद वो नामांकन कर सकते हैं। अभी हालांकि उनकी तरफ से पुष्टि नहीं, कोई नामांकन करेंगे ही या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों जब वो दिल्ली आए थे तो उस दौरान उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली नामांकन करने नहीं आए हैं। तो अभी तस्वीर बहुत साफ नहीं हुई है, लेकिन बोला जा सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से 2 से 3 ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं जो नामांकन करेंगे और नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल दिग्विजय सिंह का नाम प्रमुखता से अब सामने आ रहा है। केरल से अचानक आज दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है और ये माना जा रहा है कि दिग्विजय दिल्ली पहुंचेंगे, 30 तारीख को नॉमिनेशन दाखिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना ऑफिशियल जो कैंडिडेट इस पूरे इलेक्शन को लेकर के घोषित नहीं किया गया है।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सियासी संकट के बीच आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना माने से जाने वाले विधायकों की तुलना घर से भागी हुई लड़की से की है। धर्मेंद्र राठौड़ से बात की है हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने, आप भी सुनिए। तो अगर 102 विधायक ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इन वफादार में से कोई बने, क्या गुनाह है? राठौड़ साहब, और इन गद्दारों में नहीं बने। आप कह रहे हैं कि गद्दार और वफादार की लड़ाई है, लेकिन गद्दार आप उनको किस तरह से कह रहे हैं? आज वो मुख्यमंत्री के साथ में खड़े हैं, आज वो बीजेपी में गए नहीं हैं, आप उनको किस आधार पर गद्दार कह रहे हैं? एक बार कोई लड़की घर से भग जाती है, आप बताओ, पर तो सोशल आदमी यार, अपनी बच्ची एक बार घर से भग गई, अब भग गई, उस लड़की को क्या कहोगे आप? चरित्रवान कहोगे? वापस आ भी गई, उसकी अपनी शादी भी कहीं कर दी है, करनी पड़ती है, उसको चरित्रवान कहोगे क्या? नहीं, भगी हुई लड़की के साथ पिताजी तो नजर आ रहे हैं। अरे मैं जो बात नहीं, पिताजी तो यही, भाई देखिए मैं जो आपको बात बता रहा हूँ, अपनी बच्ची अगर कोई घर से भग गई, पिताजी की तो ड्यूटी बनती है भाई इसको कैसे कैसे इसकी शादी करो, पढ़ेगा करो, है, लेकिन उसको वो चरित्रवान होगी क्या? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस की कलह को जूतों में दाल बांटने की तरह से बताया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह कुर्सी की लड़ाई के लिए जंग की जा रही है, उससे तो यह साफ जाहिर हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी बिखराव की तरफ जा रही है। ये राजेंद्र राठौड़ का हमला है कांग्रेस पार्टी पर। लगातार आक्रामक रुख राजेंद्र राठौड़ का। उपनेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। मैं अगर पूरी घटना को दो शब्दों में कहूं तो कांग्रेस जूतों में दाल बांट रही है। अंतर्विरोध जो कांग्रेस की सरकार के साथ प्रारंभ हुआ था अंतहीन हो गया, और पहली बार अलाकमान के दूत को जिस नादार जिनका हुआ है वो सबके सामने है। आज भी एक और अलाकमान मुख्यमंत्री जी को कहते हैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनोगे पर मुख्यमंत्री रहेंगे, वहीं मुख्यमंत्री के पहले 3 पसंदीदा लोगों को नोटिस दे रहा है। अब ये कांग्रेस बिखराव की ओर है। त्यागपत्र दे रखे हैं, मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे रखा है, और उसके बाद भी स्थानांतरण उद्योग को चलाए हुए हैं। प्रतिदिन जो स्थानांतरण की सूची निकल रही है उस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। ये नैतिकता नहीं कहती। त्यागपत्र दिया उन्होंने तो त्यागपत्र पर, स्वैच्छिक त्यागपत्र पर उन्हें अडिग रहना चाहिए। अब पूरी गेंद विधानसभा अध्यक्ष के पाले में है, वो त्यागपत्र स्वीकार करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय संकटपूर्ण हालात के अंदर अपनी बात रखेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्योतिनगर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। एसीबी के मुताबिक इस केस में जांच के एवज में हेड कांस्टेबल ने पीड़ित से पैसों की डिमांड की थी। इसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर इसकी जानकारी एसीबी को दी। एसीबी ने मामले में कार्रवाई करते हुए घूसखोर हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। ज्योतिनगर थाना राजधानी का विधानसभा से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर है, और इस थाने में रिश्वत का खेल जिस तरीके से उजागर हुआ है वो कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार दिया तले ही अंधेरा क्यों है। ज्योतिनगर में हेड कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। ब्यूरो में परिवादी आए थे, उन्होंने लव मैरिज की थी साल भर पहले। तो इनकी पत्नी के परिवारजनों ने थाना ज्योतिनगर पर एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट को आधार बना करके थाना ज्योतिनगर के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह पिछले 1 साल से इनको टॉर्चर कर रहे थे, और जब चाहे तब जाकर के बंद करने की, परेशान करने की धमकी दे करके पैसे ले। पूर्व में भी ये 10 और 5,000 रुपये ले चुके थे। कल वापस इन्होंने कार्रवाई के लिए इनको थाने पर बुला के धमकाया था और 5,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। उसके अनुसरण में आज कार्रवाई करते हुए राजवीर हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार किया है। पूर्व में इसने कई बार कि आपको एसएचओ से भी मैं मिलवा दूंगा, आपका मामला भी क्लोज नहीं हुआ। तो अगर एसएचओ का कोई मैटर है उस एंगल से भी हम कार्रवाई में ध्यान दे रहे हैं, और जिनकी संलिप्तता होगी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उधर बीकानेर में कुरियर कर्मी से लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने कुरियर कर्मचारी से लाखों का सामान लूट लिया। गाड़ी का शीशा तोड़कर पार्सल ले जाने की बात कही। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। मामले की जांच की जा रही है। सदर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। सदर थाना इलाके की घटना, और अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। लाखों का सामान एक कुरियर कर्मचारी से लूटा गया है।
बदमाशों के सरेआम कुरियर कर्मचारी से लूट की वारदात बीकानेर से सामने आ रही है। तो बदलते जमाने के साथ अब डाकघर भी हाईटेक होने लगे हैं। डाकघरों में खुले पैसों की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्यूआर कोड स्कैन करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा। यानी कि अब रजिस्ट्री, पार्सल, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर, पैकेट आदि के लिए डाकघर के काउंटर पर नकद भुगतान से आजादी मिल जाएगी। झुंझुनू जिले में फिलहाल 2 प्रधान डाकघर समेत सभी 62 उप डाकघर में यह व्यवस्था लागू की गई है। अब जल्द ही जिले के 348 शाखा डाकघरों में भी यह व्यवस्था शुरू हो रही है। अब किसी भी तरह की बुकिंग करने पर आप काउंटर पर नकद की जगह से मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। बुकिंग काउंटरों पर क्यूआर कोड लगाए गए हैं। इन्हें स्कैन करके ग्राहक यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान कर पाएंगे। बाकी जो डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की जो सुविधा है ये जिले के 64 डाकघरों में उपलब्ध है, जिसमें 2 प्रधान डाकघर हैं और 62 उप डाकघर हैं। तो वहाँ पे ये डिजिटल लेन देन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इससे सर ग्राहकों को फायदा ये होगा, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। पैसे के लेन देन में खुलने की समस्या का समाधान हो गया और ऑनलाइन सारा काम हो गया। और मतलब हर आदमी को जेब में पैसा नहीं होता तो बहुत दिक्कत आती है, इसलिए ऑनलाइन वाला काम सबसे बढ़िया, क्यूआर कोड का काम सबसे बढ़िया काम है और सबको पसंद आ रहा है। जो क्यूआर कोड की सुविधा शुरू की है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहले खुले पैसे का झंझट रहता था, जब भी अब ये नहीं रहता। हर जगह आजकल क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट हो रहा है। अब पोस्ट ऑफिस ने भी ये सुविधा शुरू कर दी है। तो वहीं नवरात्रि के मौके पर मंदिरों में काफी लोग पहुंच रहे हैं और मेहंदीपुर के बालाजी मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कि आखिरकार भक्तों की भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। मंदिर प्रशासन की ओर से भीड़ नियंत्रण की समुचित व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और इस भीड़ में मंदिर की व्यवस्थाओं के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंची। क्या कुछ देखा वो आप भी देखिए। दिल्ली से आए जी हम। व्यवस्था ठीक है, थोड़ी छाया हो जाए और बढ़िया है। व्यवस्था तो ठीक है जी, पर लेकिन छाया की कमी है यहाँ पर। थोड़ा छाया होती तो और भी यार पब्लिक जो आ रही है बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए तो परेशानी होती। राजधानी दिल्ली से मैं आया हूँ, बदरपुर एरिया से। यहाँ पे व्यवस्था सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था गड़बड़ है, क्योंकि पब्लिक यहाँ आके लाइन में लगती है, इतनी परेशान होती है, कुछ कह नहीं सकते आप। हम खड़े हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी में और यहाँ की व्यवस्थाओं का हम जायजा लेने पहुँचे हैं। लेकिन व्यवस्थाएं हम आपको बताएंगे कि ये काफ़ी लंबी लाइन है, यूँ कह सकते हैं कि करीब आधा किलोमीटर की ये लाइन है जो दौसा में ये मंदिर स्थित है। करौली की तरफ ये लाइन लगी हुई है। ऐसे में काफ़ी लंबी लाइन है, जो काफ़ी धूप भी है। ऐसे में शेड की व्यवस्था नहीं है, छाया की व्यवस्था नहीं है। यदि यहाँ पर यात्रियों के लिए, जो श्रद्धालु आए हैं, इनके लिए छाया की व्यवस्था हो तो निश्चित रूप से एक अच्छी बात रहे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे इसे जो लाइन में लगे रहते हैं, काफ़ी देर तक ये लाइन में लगे रहते हैं। हालांकि जो मंदिर के अंदर की व्यवस्थाओं की तो ये कहा जाता है कि वहाँ अंदर भीड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाहर का जो दृश्य आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भीड़ है। आप बताओ, यहाँ पर छाया की व्यवस्था नहीं है तो किस प्रकार की व्यवस्था है, किस प्रकार की आप बताओ व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था तो बढ़िया, हमारे छाया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन करने आए तो करके जाएंगे, चाहे दर्शन बारिश हो, चाहे धूप हो, या कुछ भी है। लेकिन छाया हो तो और भी अच्छा होगा। छाया होता तो थोड़ा बेहतर लगता, कोई दिक्कत नहीं। वैसे छाया हो तो थोड़ा बच्चों को आराम है, बड़ा आदमी तो जैसे ऊपर ले। गार्ड वगैरह होने चाहिए जो संभाले व्यवस्थाओं को, इस तरह के भी इंतजाम थोड़े से। हाँ जी, होने चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से श्रद्धालु बाहर से आए हैं, काफ़ी किलोमीटर दूर से आए हैं, अनेक राज्यों से आए हैं। उनका ये कहना है कि वो बालाजी पहुंच गए तो दर्शन करके जाएंगे। ये बात निश्चित रूप से, क्योंकि आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में आस्था से जो लोग जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि दर्शन करके जाएंगे, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट नहीं है। ना यहाँ पर शेड है, ऊपर छाया की व्यवस्था नहीं है, पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। लाइन को कंट्रोल करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा कोई विशेष इंतजाम नहीं किए जा रहे। जबकि नवरात्रा चल रहा है, लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। मंगलवार, शनिवार और रामनवमी को कई लाख श्रद्धालु आते हैं। उसके बावजूद भी जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और इसी बीच राजस्थान में चल रहे सियासी संकट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले हम आपको बता दें, केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सामने आया है।
राजस्थान में कोई पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। केसी वेणुगोपाल ने कहा 1-2 दिन में ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली जा रहे हैं और इससे ठीक पहले वेणुगोपाल का यह बयान अपने आप में सियासी मायनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे बड़ा बयान क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आप सुनिए न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. केसी वेणुगोपाल का बड़ा बयान आपने सुना कि उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के भीतर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जिसका पटाक्षेप हो जाएगा और किसी तरह का कोई पॉलिटिकल ड्रामा कांग्रेस पार्टी के भीतर नहीं है। लोकतंत्र की दुहाई एक बार फिर से दी गई है और ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण है। सचिन पायलट पहले से दिल्ली में हैं और सीएम अशोक गहलोत कुछ ही देर बाद में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हम आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली से। सहयोगी रवि सिसोदिया ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या मायने हैं केसी वेणुगोपाल के इस बयान के ठीक पहले जब सीएम अशोक गहलोत भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए इस बयान के मायने निकाले जा सकते हैं कि पहले जैसे सूत्र बता रहे थे करीब 30 सितंबर तक जो पूरा मामला है इसमें कोई इस पे फैसला लिया जाएगा और जो कि नामांकन की आखिरी तिथि है कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए 30, तो ऐसे में 30 सितंबर के बाद, क्योंकि पहले भी इस तरह के संकेत दिए गए थे और जो प्रभारी हैं कांग्रेस के अजय माकन उन्होंने भी संकेत दिए थे कि 30 सितंबर तक कुछ नहीं होगा। तो 30 सितंबर ये माना जाए कि 2 दिनों तक इंतजार किया जाए। 2 दिनों के बाद जो फैसला लिया जाना है राजस्थान के मसले पर उस पर हाईकमान की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। जी, लेकिन रवि, क्या ये भी माना जाए कि अब आला कमान पूरे के पूरे डैमेज कंट्रोल के मूड में जो सेंट्रल लीडरशिप है वो देख रही है कि कैसे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया जाए, क्योंकि लगातार चर्चाएं, कवायद और तमाम तरह के सवाल इसे लेकर के उठते रहे हैं? बिल्कुल, देखिए क्योंकि सबसे सामने जिस तरह के हालात बने थे जयपुर में जो घटना घटी थी उसके बाद से कहना कि कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में कांग्रेस के सामने जो लीडरशिप उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पहले इसको खत्म किया जाए और इसीलिए आनंद फानन में कार्रवाई की। आपने देखा होगा कि बहुत कम देखने को मिलता है कांग्रेस के अंदर की प्रभारी की तरफ से रिपोर्ट सौंपी जाए 2 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई हो जाए। इसका मतलब ये था कि हाईकमान पहले से मन बना चुका था कि इस पर कार्रवाई करनी है और यहाँ तक क्या फैसला लेना है इस पर पहले से भी संकेत दिए जा रहे थे कि जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तिथि नहीं हो जाती उसके बाद तब तक कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो मान के चला जाए कि 30 सितंबर। बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए न्यूज 18 राजस्थान, पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता हुआ। और एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं आखिरकार दिल्ली के गलियारों से वो सबसे बड़ा बयान क्या है केसी वेणुगोपाल का, जो इस वक्त राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर सबसे बड़ा बयान माना जा रहा है। सुनिए एक बार फिर से। No drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल नहीं। नमस्कार। Will be clear within 1 or 2 days. This is विवादित संगठन पॉपुलर